तो सबसे पहले हमें जो एक चीज समझनी है, क्योंकि देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि मैं खुद को स्टूडेंट समझ लेता हूं और मैं खुद पढ़ाते समय ये कंसिडर करता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं और मुझे कुछ नहीं आता। तो अगर कोई टीचर मेरे सामने मूड शुरू करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा दिल पूछेगा उससे कि भाई ये मूड होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसे ये बताएंगे कि मूड होता क्या है। मूड होता है वर्ब की फॉर्म। तो पहली बात तो मैं उसे ये बताऊंगा कि मूड वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। वर्ब की फॉर्म क्या होती है ये लगता है बताने की जरूरत है ही नहीं है। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे कम है, उसके बाद हमने कम्स लिखा, फिर इसकी थर्ड फॉर्म सॉरी हाँ ठीक है कम्स लिखा, फिर इसकी सेकंड फॉर्म हमने केम लिखी, फिर थर्ड फॉर्म कम लिखा, फिर इसकी आईएनजी फॉर्म हमने कमिंग लिखी। तो ये जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, दीज आर वर्ब फॉर्म्स, ये हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है कि ये मूड करता क्या है। चलो सर हमें पता चल गया मूड वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म को ही मूड कहते हैं, या सिंपल बताऊं कि वर्ब को ही मूड कहते हैं। ठीक, अब ये करता क्या है, ये एक्चुअली में जो स्पीकर का इंटेंशन होता है, स्पीकर्स इंटेंशन। अब ये स्पीकर क्या हो गया, स्पीकर बोलने वाला। ठीक, उस बोलने वाले का जो स्पीकर होता है, यानी जैसे भी मैं स्पीकर बोलता हूं तुरंत दिमाग में ले आइए आई और वी, यही दो स्पीकर होते हैं, आई और वी बोलने वाले। इनका क्या इरादा है बोलते समय, क्या इनका इंटेंशन होता है बोलते समय, इसी चीज को जाहिर करना मूड होता है। फिर से बता देता हूं, नया टॉपिक होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, वो सीखना चाहते होंगे। तो कोई पूछे मूड क्या है तो कहेंगे मूड वो नहीं जो बन जाता है, वो वाला मूड नहीं है, मूड है वर्ब की फॉर्म। ठीक, पहली बात। दूसरी, या सीधे तौर पे कह लीजिए कि जो वर्ब होता है उसको हम मूड कह लेते हैं। ठीक, लेकिन वर्ब और मूड में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी वर्ब होती है वो तो एक्शन बताती है, लेकिन ये मूड जो होती है, होती तो वर्ब की फॉर्म है, लेकिन ये स्पीकर का इंटेंशन बताती है, यानी उसका इरादा। जैसे मेरा कुछ इंटेंशन होगा पढ़ाने के पीछे, पढ़ने के पीछे आपका कोई इंटेंशन होगा, किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारा कोई न कोई इंटेंशन होता है। ठीक है, इरादा होता है, तो उसी को हम मूड कहते हैं। ठीक, अच्छा अब बात आती है कि मूड जो है वो तीन तरह के होते हैं। और कौन कौन से मूड होते हैं, एक इंडिकेटिव मूड होता है, दूसरा इंपरेटिव मूड होता है, और तीसरा सब्जंक्टिव मूड होता है। और जो आज हमारा सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है, या जिस चीज की आज हम पढ़ाई करेंगे इस लेक्चर में, वो हम करेंगे सब्जंक्टिव मूड की। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो बाकी के दो मूड हैं, इंडिकेटिव मूड और इंपरेटिव मूड, क्या इसे नहीं पढ़ना है। मैंने कहा कि आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आपका तुरंत कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कि ये आपने तो आज तक नहीं पढ़ा है। मैं बस ये बोलूंगा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बस आपको नाम नहीं पता था। अब आपको अगर मैं सिखाऊंगा इंडिकेटिव मूड और इंपरेटिव मूड क्या है, आप कहोगे हाँ हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है, बस हमें नाम नहीं पता था। एक चीज जो आपने नहीं पढ़ी है वो पढ़ी है सब्जंक्टिव मूड, ये नहीं पढ़ा है। इन्हीं चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके चलते हैं, हम आएंगे इंडिकेटिव मूड पे। तो अगर मैं बोलूं कि इंडिकेटिव मूड क्या होता है, देखो यहां पे एक बार पढ़ लो, इट डिनोट्स फैक्ट्स ओपिनियंस आर क्वेश्चंस। यानी जो हमारे इंडिकेटिव मूड होते हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं। आपने कहा सर वो फैक्ट बताते हैं, फैक्ट नहीं बताएंगे तो वो अपना ओपिनियन बताएंगे, और ओपिनियन नहीं बताएंगे तो वो क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, जिस भी सेंटेंस के अंदर हमें फैक्ट देखने को मिले, ओपिनियन देखने को मिले, क्वेश्चन देखने को मिले, उसी को हम कहते हैं इंडिकेटिव मूड। जैसे मैंने आपसे कहा हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे क्या बोला, हैज ही गॉन, वह जा चुका है। तो मैंने आपसे क्या किया, आपने कहा सर आपने हमसे क्वेश्चन किया, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटिव मूड। और सुनते जाइएगा, जैसे मैंने बोला आपसे कि मोहन नेवर टेल्स अ लाई, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है। ये तो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मेरी नजर में मोहन एक इतना अच्छा इंसान है कभी झूठ नहीं बोलता, हो सकता है कि किसी की नजर में बुरा भी हो। यहां तो सिर्फ मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि भाई मेरा ये ओपिनियन है कि मोहन कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा कि क्या नाम लिख दूं, यहां पे कोई नाम बताओ आप लोग, कोई लड़की का नाम, जैसे मान लीजिए प्रिया ही लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया क्या है, बहुत खूबसूरत लड़की है। अब मैंने ये मेरी नजर में हो सकता है कि प्रिया बहुत खूबसूरत लड़की हो,
आपकी नजर में बदसूरत भी हो सकती है। तो मतलब यहां पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा हैव यू रिटर्न्ड हर मनी, क्या आपने उसका पैसा लौटा दिया है? अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। तो जहां मैं अपना ओपिनियन दूं, जहां पे मैं आपसे सवाल करूं, क्वेश्चन करूं, वो होते हैं इंडिकेटिव मूड। अब जैसे फैक्ट की बात करता हूं मैं, तो मैंने जैसे आपसे कहा ये जो एनिमल होते हैं लिव इन अ जंगल, वो कहां रहते हैं? आपने कहा जंगल में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, या इन जंगल्स लिख लीजिए, इन अ जंगल, क्या एक जंगल में तो रहते नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहां पे एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स लिव इन जंगल। ये फैक्ट है, जाहिर सी बात है, सबको पता है जानवर जंगल में रहते हैं। तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझनी है। वो इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि ये जो हमारे इंडिकेटिव मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड में जो वर्ब लिखी जाती है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है और टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, और जैसा टेंस होगा वैसा बनाएंगे। यहीं पे देख लीजिए, हमने यहां पे एक सब्जेक्ट क्या लिखा? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब क्या लिखा? प्लूरल वर्ब। टेंस क्या है? आपने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। यहां पे देखिए मोहन कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से वर्ब क्या लिखा? सिंगुलर वर्ब लिखा। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरीके से सब्जेक्ट सिंगुलर, आपने कहा वर्ब भी सिंगुलर, है ना। यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब है हमारा सिंगुलर, फिर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस मैं समझाना ये चाहता हूं कि जो इंडिकेटिव मूड होते हैं उसमें तीन चीजें आती हैं, एक फैक्ट आता है, दूसरा ओपिनियन आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है। और ये इनके जो वर्ब होती है वो इनके सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती है। तो ऐसे हमने आज तक जितने सेंटेंस पढ़े हैं सब इंडिकेटिव ही तो है। जैसे राम इज डिमांडिंग मोर मनी, ठीक है, मोर मनी। अब ये देखो ना आप सेंटेंस, राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो यहां पे जो वर्ब बदल रही है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। अब जाहिर सी बात है जहां पे हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है वो इंडिकेटिव मूड होती है। तो ये क्लियर हो गया सबको। जैसे यहाँ एनिमल लिव्स इन जंगल, इंडिकेटिव मूड है। राम नेवर टेल्स लाइज, इंडिकेटिव मूड है। तो पहले बता दीजिए इंडिकेटिव मूड आप लोग को समझ में आया? क्लियर है? एक बार प्लीज बता दीजिएगा इंडिकेटिव मूड आप लोग को क्लियर हो गया? आज तक जितने भी सेंटेंसेस पढ़ते हो सब इंडिकेटिव, राम हैज डन हिज वर्क, ये सब देखो सब इंडिकेटिव मूड है। तो आज तक आपको नाम बस इसका नहीं पता था, बट ये हमारे क्या थे? इंडिकेटिव मूड है। डन। अब आते हैं हम दूसरी वाली बात पे कि ये इंपरेटिव मूड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में रख लिया तो काम आपका बन गया। इंपरेटिव मूड क्या होता है पहले तो मैं बताऊंगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि जरा मुझे इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन बताओ, लड़का तुरंत बताएगा। देखो सर, जिसमें हम ऑर्डर की बात करें, जिसमें हम सजेशन की बात करें, जिसमें हम रिक्वेस्ट की बात करें, जिसमें हम एडवाइस की बात करें, ठीक है, एटसेट्रा, यही हमारा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन एक चीज जो हम लोग आज तक चूकते आए, जिसके बारे में हो सकता है आपको ये बात किसी ने नहीं बताई, इतना तो जरूर सब लोगों ने बताया, जिसमें ऑर्डर हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन आज तक एक बात जो आपको नहीं शायद बताई गई वो ये जो इसमें ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं ना, ये सही मायने में डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं, डायरेक्ट सजेशन होता है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट होता है, डायरेक्ट एडवाइस होता है। अब कहोगे ये डायरेक्ट क्या चीज होती है? अब जैसे मैंने आपसे कहा वॉक फास्ट, तेजी से चलो, अब ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। अब अच्छी ये बताइए, ये ऑर्डर डायरेक्ट ऑर्डर है या इनडायरेक्ट ऑर्डर है? मतलब मैं किसी और दूसरे के थ्रू आपको ये बात बुलवा रहा हूं या मैं खुद आपसे डायरेक्ट बोल रहा हूं? तो आपने कहा कि सर ये आप डायरेक्ट मुझी से बोल रहे हो, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट ऑर्डर आपने हमको दे दिया।
आई बात समझ में? अब जैसे मैंने आपसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। अब ये मैं आपसे क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये रिक्वेस्ट मैं इनडायरेक्टली करवा रहा हूं किसी से मेरी सहायता करने को लेकर के, या डायरेक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं? तो आप कहोगे डायरेक्ट आप मुझी से कह रहे हो, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करिए। तो आपने कहा सर आपने मुझी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट की, तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट आपने कर ली, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये सब चीजें देखो, जैसे मैंने आपसे कहा गो देयर, ये डायरेक्ट क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कम हियर, ये क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर है। तो ये जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट एडवाइस और डायरेक्ट ऑर्डर्स की बात करते हैं, राइट। अच्छा जैसे हम लोग बोलते हैं कीप क्वाइट, शांत रहो, तो ये सब डायरेक्ट ऑर्डर्स होते हैं, ठीक। अब सुनना मेरी बात को, हाँ ये डायरेक्टली स्पीकर टू लिसनर होता है, मतलब स्पीकर बोलता है डायरेक्ट लिसनर को, सुनने वाले को, ठीक। अच्छा जी, अब वही हमने कहा कि जो इंपरेटिव मूड होते हैं एक तरीके के वो इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं डायरेक्ट ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं, ठीक। जैसे लिखा हुआ जस्ट कीप काम एंड रिलैक्स, एकदम शांत रहो, रिलैक्स रहो। डोंट फॉरगेट योर कीज, अपने कीज को कभी मत भूलना। तो देखो यहाँ डायरेक्ट ऑर्डर देने की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है इंपरेटिव मूड भी सारे बच्चे समझ गए, ठीक है। एक बार इस पे भी कमेंट करके मुझे बता दो, ये जो हमारे दो मूड है, इंडिकेटिव मूड और जो दूसरा हमारा है इंपरेटिव मूड, क्या ये दो मूड आपको समझ में आ गए? अगर ये समझ में आ गया तो अब हम तीसरे पे चलेंगे, क्योंकि जिस पर हमारी चर्चा बहुत लंबी होने वाली है, दैट इज सब्जंक्टिव मूड। बताइए क्लियर है सबको? अब सुनना सर, अब मैं आप सभी लोगों के 100% अटेंशन चाहूंगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहूंगा और 100% फोकस चाहूंगा, जिससे आपको जो नई चीज यहाँ पे मैं सिखाने जा रहा हूँ आप उसको सीख पाओ कि एक्चुअली में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसे ही हमारे सामने शुरू होता है सब्जंक्टिव मूड, तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये सब्जंक्टिव मूड होता क्या चीज है, ठीक है। सब्जंक्टिव मूड हम कहते किसे हैं, पहले तो ये चर्चा करनी है। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सब्जंक्टिव मूड होता है ये एक वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। पहली बात तो ये वर्ब की फॉर्म होती है, और ये वर्ब की फॉर्म क्या करती है, ये किसी भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रेफर करती है। जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब हो गया किसी इमेजिनरी चीज को, या जिसको हम कह सकते हैं अनरियलिस्टिक चीज को, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अवास्तविक चीज को रेफर करती है, यानी जो चीज सही मायने में काल्पनिक हो, अवास्तविक, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, आपने कहा काल्पनिक। तो हमेशा भाई इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सब्जंक्टिव मूड होते हैं, सब्जंक्टिव मूड एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन और यू कैन से अनरियलिस्टिक सिचुएशन को रेफर करती है। अब अगर एक छोटा सा डिफरेंस देख लिया जाए इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड में, वो ये रहा कि जो इंडिकेटिव मूड होते हैं वो फैक्ट, ओपिनियन और क्वेश्चन बताते हैं, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इंडिकेटिव मूड को कि उनके जो वर्ब होता है वो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है। इंपरेटिव मूड जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और डायरेक्ट ऑर्डर्स, सजेशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात करते हैं, दैट इज इंपरेटिव मूड। सब्जंक्टिव मूड एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, यानी काल्पनिक चीजों के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, ठीक। अब अगर ये हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सब्जंक्टिव मूड एक वर्ब की फॉर्म है जो हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक सिचुएशन रेफर करती है, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं अथवा ये एक्सप्रेस करती है विश को, सजेशन को और कमांड को, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, पहला प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड आता है, ठीक है, दूसरा पास्ट सब्जंक्टिव मूड आता है, और इन्हीं दो के बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के ऊपर होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। ये उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं, थोड़े ट्रिकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने के बाद लोगों को कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है।
इसमें का एक ये टॉपिक बना और एक कंडीशनल सेंटेंस भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सब्जंक्टिव मूड की डेफिनेशन समझने के बाद कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। मेरे पास एक ऐसा तरीका है, मैं आपको चुटकियों में यानी विद इन 5 मिनट्स मैं आपको इसको ऐसा दिमाग में बैठा सकता हूं कि आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो हो जाएगी रटने वाली चीज। मैं चाहता हूं कि उसको हम लास्ट में समझेंगे। मैं अभी आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाने का एक तरीका होता है एक टीचर का स्टूडेंट्स को सिखाने का, मतलब वो चीज हम करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर बाद में जब ये खत्म हो जाएगा तो आखिरी में 2 मिनट में बताऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके पहले क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, तो पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? बीइंग ए स्टूडेंट हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हमारे पास यहाँ पे 2 बातों को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। एक हम सब्जंक्टिव मूड को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और एक प्रेजेंट को हम अलग कर लेते हैं। तो अगर हम इनको अलग करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब्जंक्टिव मूड वो मूड है जो इमेजिनरी सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रेफर करता है, ठीक है, काल्पनिक चीजों को रेफर करता है। और प्रेजेंट जो है वो वर्तमान से संबंधित होता है। लेकिन जब हम इनको मिला लेते हैं कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या होता है और इसमें हम कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं या एग्जाम्पल बनाते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि जहां पे हम एक्सप्रेस करते हैं या डिनोट करते हैं नेसेसिटीज को, रिक्वायरमेंट को, इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डिमांड या प्रेयर को, वहां पे हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी बार दोहराता हूं। मैंने आपसे कहा या कोई भी आपसे पूछे कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या है, तो आप बताओगे इस बात को कि भाई जहां पे हम बात करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं, जहां पे नेसेसिटी यानी अनिवार्यता, जहां पे रिक्वायरमेंट हो यानी जरूरत, या फिर हम बात जहां करें इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डिमांड या प्रेयर। और ये बात आपको अपने दिमाग में घुसानी है। ये एक चीज यहां पे जो ऐड है जो पूरी की पूरी कहानी बदलती है। इनडायरेक्ट मैं बोल रहा हूं। जब मैं डायरेक्ट की बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा, जब मैं डायरेक्ट ऑर्डर की बात करता हूं, जब मैं डायरेक्ट एडवाइस की बात करता हूं, जब मैं डायरेक्ट सजेशन की बात करता हूं, जब मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट की बात करता हूं, तो ये कौन सा मूड बन जाता है? आपने कहा सर ये तो फिर बन जाएगा आपका इंपरेटिव मूड, ठीक है। लेकिन यहां पे हम इंपरेटिव मूड नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ कौन सा मूड रहे हैं? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हमारा इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डिमांड और प्रेयर होता है। अब बच्चे को यह समझाना है कि ये इनडायरेक्ट ऑर्डर होता क्या है, ये इनडायरेक्ट एडवाइस क्या होता है, ये इनडायरेक्ट सजेशन क्या होता है, ये इनडायरेक्ट प्रेयर क्या होता है, यही चीज समझानी है। समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक चीज नोट करके आपको लिख लेना है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म की जरूरत होती है। वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म। और ये जो इसकी वर्ब की पहली फॉर्म होगी ये क्या होगी? बेस फॉर्म होगी। बेस फॉर्म का मतलब जिसमें एस या ईएस कुछ नहीं लगता, उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। देखो जी, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने मिलेंगे और दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो पहला टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि यूज प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड विद दिस वर्ब्स। यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखे गए हैं, उन वर्ब्स को एक बार आप मेरे साथ पढ़िए। वर्ब्स में जैसे आपका है आस्क, इंसिस्ट, डिमांड, रिक्वेस्ट, वांट, रिक्वायर, प्रे, सजेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। तो मैंने कहा ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आपने कहा इनके साथ आप प्रयोग करोगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म को यूज करोगे। अब बच्चे के दिमाग में ये चीज आएगी कि सर इसको जब तक एग्जाम्पल से नहीं बताओगे, प्रैक्टिकली नहीं समझाओगे, तब तक बात पल्ले पड़ेगी नहीं। बिल्कुल, आओ जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है द केस रिक्वायर। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की पहली फॉर्म है। द केस रिक्वायर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक। उसके बाद हमने बीच में लिखा दैट।
ये हमने लिखा यहाँ पे कंजंक्शन, फिर मैंने लिखा ही इज प्रेजेंट। अब बहुत सारे लोगों से पूछोगे कि यार ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से कोई गलती इसमें तो है ही नहीं है। अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। मैंने जैसा कि पढ़ा है कि अगर रिक्वायर वर्ब आती है तो इसके साथ हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए। तो अब यहां पे अगर देखा जाए, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म में जैसे ये जो हमारी इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ठीक है, इनको ध्यान से पकड़िएगा। इसमें ये सब क्या होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये सारी की सारी मेन वर्ब भी होती हैं। ये दोनों तरीके से काम करती हैं। जब ये दोनों तरीके से काम करती हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब हेल्पिंग वर्ब है कब मेन वर्ब है। तो हमने आपसे कहा था कि अगर इनके बाद कोई वर्ब, मेन वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करती हैं। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब के तरीके से काम करती हैं, जिसमें ये जो आपका इज होता है, ध्यान से पकड़िएगा इस बात को, एम होता है, आर होता है, वाज, इज, एम, आर, ये तीन चीजें ये मेन वर्ब की पहली फॉर्म होती है। ये जो वाज होता है और वर होता है ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ये जो आपका बीन होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये जो बीइंग होता है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इज, एम, आर में एक चीज आपको और ऐड करना है, वो ऐड करना है बी, ठीक है। तो ये जो बी, इज, एम, आर, ये मेन वर्ब की पहली फॉर्म, वाज वर्ब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म। वैसे तो ये होंगी हेल्पिंग वर्ब भी, लेकिन तब जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आए। तो जब कोई मेन वर्ब नहीं आता तो ये खुद ही मेन वर्ब के तरीके से काम करने लगती हैं। तो यहाँ पे कोई मेन वर्ब है नहीं तो ये इस खुद ही मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये गलत होगा। ही की जगह, इस की जगह हमको बी लगाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आपने बी क्यों लगाया, क्योंकि ये भी वर्ब, मेन वर्ब की पहली फॉर्म है, बी भी मेन वर्ब की पहली फॉर्म है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना और नोट करके लिखना कि जो हमारी इज होती है, एम होती है और आर होती है, ये इज, एम, आर हमेशा फैक्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? फैक्ट बताते हैं। जैसे आपने कहा कि ही इज अब्सेंट, इसका मतलब वह आज अनुपस्थित है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो जब हमें किसी फैक्ट को रेफर करना हो तब तो हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। अब आपको ये दिमाग में आएगा कि कैसे पता आपको कि यहां पे हमें बी ही लिखना है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड बनेगा। तो सेंटेंस पढ़िए, केस में रिक्वायर है कि वह उपस्थित हो। अब देखिए ये केस की रिक्वायरमेंट है, ये कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है, ये इनडायरेक्ट। जैसे केस की ये जरूरत है कि उसे उपस्थित होना चाहिए, अब उपस्थित होगा या नहीं होगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट तो यही है। जैसे मान लीजिए कि मुझे रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10 लाख रुपए मिल जाए। अब भाई ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, अब ये मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। तो हम इसको फैक्ट तो कह नहीं सकते, ये तो रिक्वायरमेंट है मेरी। अगर फैक्ट होता तब तो हम इज लगाते, बट ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है एक नौकरी की, अब ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना। अब आपको 2024 में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, ठीक है। ये तो आपका कोई फैक्ट तो है ही नहीं कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी, ये फैक्ट है, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट के लिए हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड बनाते हैं। तो यहां इसकी जगह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले बताइए पहला क्वेश्चन समझ में आया? अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं वहां पे आपका मामला सेट हो जाए। बताइए पहले। सबको आ रहा है? और ये जितनी बातें इधर बता रहा हूं सब कुछ पहले भी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। मैं सिर्फ रेफरेंस ले रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। नहीं इनका पैसिव, अरे यार तुम पैसिव वॉइस पे कहां जा रहे हो भाई? पहले ये बताओ समझ आया कि नहीं आया यार तुम?
बद्ध इंसान कहीं के, इसीलिए कोई चीज पल्ले नहीं पड़ती है। बता कुछ रहा हूं, सोच कुछ रहा है। ठीक है, अब देखो 2-3 एग्जांपल्स और सुनो। अब जैसे मैंने यहां पे कहा, ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस भी करते चलो कि यहां जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो देखो 2 क्लॉजेज हैं, एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे ये देखो, द मैन आपने सब्जेक्ट लिखा, आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा, अपने लड़के से, उस आदमी ने अपने लड़के से पूछा कि, यहां पे हमने लिखा कंजंक्शन, ही गो देयर बाई बस। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही गो देयर बाई बस। जब ये क्वेश्चन आता है ना तो लड़के तुरंत काट के पता है क्या बना देते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पे गोज होना चाहिए। अच्छा, वो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते, उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो इस वजह से सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो ये गलती करके क्या करता है लड़का, यहाँ गोज बना देता है। लेकिन हम सेंटेंस को समझें तो सेंटेंस में लिखा है कि आदमी ने अपने लड़के से कहा या पूछा कि ही गो देयर बाई बस, वो बस से चला जाए। तो मुझे एक बात का जवाब दो सभी लोग, जब आपने अपने लड़के से पूछा या आपने अपनी इच्छा जाहिर करी कि बेटा तुम बस से चले जाओ, क्या ये आपकी इच्छा जाहिर करने से ये फैक्ट बन जाएगा कि आपका लड़का बस से ही जाए? शायद वो बस से ना जाए, शायद वो जा ही ना, शायद वो ट्रेन से चला जाए या वो कैब से चला जाए, कार से चला जाए। ये तो आप डायरेक्ट ऑर्डर तो दे नहीं रहे हो, ये या ना तो डायरेक्ट ऑर्डर है ना तो ये फैक्ट है। ये तो आपने सिर्फ उससे कहा है कि भाई तुम बस से चले जाओ। अब ये उस पर निर्भर करता है वो जाए या ना जाए। तो यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बनेगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, गो न कि गोस, क्योंकि हम गोज वहां लिखते हैं जहां हम कुछ फैक्ट बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही गोज टू स्कूल, आप ऐसे लिख दो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वह स्कूल जाता है, प्रतिदिन जाता है। लेकिन हमने यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर रहा हूं, जैसे यहां हमने किया द केस रिक्वायर्स दैट, ठीक है, यहां हमने लिखा द मैन आस्क्ड हिज सन दैट। अगर सिर्फ मैं इतना लिखूं ही इज प्रेजेंट तो बिल्कुल सही है, दिस इज फैक्ट, कोई गलती नहीं है। ही इज एब्सेंट कोई गलती नहीं है, ही गोज टू स्कूल कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो ना, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, द मैन आस्क्ड हिज सन दैट, द केस रिक्वायर्स दैट, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहां रिक्वायरमेंट है, हमें यहां पता चल रहा है कि भाई वो इनडायरेक्टली बात कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली इनडायरेक्ट ऑर्डर है ये जो देख रहे हो ना मेरे भाई, बहुत सही लड़की ने बोला है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑर्डर है, या इनडायरेक्ट ऑर्डर बोल लो या इसको इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट बोल लो, है ना। ये इनडायरेक्ट, चाहे इसको ऑर्डर बोल लो चाहे रिक्वेस्ट मान लो, पिता रिक्वेस्ट भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि बाप हमेशा ऑर्डर ही देगा, बहुत बार वो अपने बच्चों से रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो ये तरीके का इनडायरेक्ट, अगर बाप को बोलना होता ऐसे बोलता गो देयर, ये डायरेक्ट था, ठीक है, ऑर्डर दे दिया गो देयर बाई बस। अब मैं अगर मान लीजिए आपका बड़ा भाई हूं, मैं ऐसे बोलूं आपसे गो देयर बाई बस, घंटा तुम कुछ ही लोगे, ये डायरेक्ट ऑर्डर है, अब जाओ निकलो और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे देखो ना, उसने अपने लड़के से कहा कि तुम्हें बस से चले जाना चाहिए, तो ये एक इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है। तो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट और ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। क्लियर है, हो रही है बात, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अच्छा एक और देखो, जैसे उसने कहा दे डिमांडेड, उन लोगों ने डिमांड किया, यहां पे देखो कंजंक्शन लिखा दैट करप्ट ऑफिसर वाज सस्पेंडेड। भाई देख, सिंपल सी बात समझ मेरी, ये जो वाज लगा है, ठीक है, इज एम आर वाज वर हम लगाते हैं फैक्ट बताने के लिए। अगर तुम सिर्फ इतना लिखो करप्ट ऑफिसर वाज सस्पेंडेड, कहां पे लिख दूं, यहां पे, अगर मैं बस इतना लिखूं कि द करप्ट ऑफिसर वाज सस्पेंडेड, ये बिल्कुल सही है, कोई माई कलाल इसे गलत नहीं कर सकता, 100% सही है। करेक्ट ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन मैंने यहां किया कि उन लोगों ने डिमांड किया कि, अब ये इनडायरेक्ट डिमांड है। जैसे अभी ब्रिजभूषण वाला केस हुआ था, नई दिल्ली में सारे पहलवान लोग बैठ करके डिमांड कर रहे थे, वो हटा नहीं सकते थे, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते थे, वो डिमांड कर रहे थे। जैसे आज का किसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है,
वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। तो यहां पे उन्होंने डिमांड किया कि करप्ट ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए। अब भैया उन्होंने डिमांड तो कर दिया, अब वो सस्पेंड करेगा या नहीं करेगा, हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, या होगा या नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो करप्ट ऑफिसर सब्जेक्ट है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बनेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट डिमांड है तो भाई वाज नहीं लगेगा, ये तो फैक्ट बताता बी लगेगा। तो यहाँ पे बी सस्पेंडेड हो जाएगा कि दे डिमांडेड दैट द करप्ट ऑफिसर बी सस्पेंडेड। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बार बताना, एक बार बताओ क्लियर हो रही है बात क्या? समझ रहे हो? अच्छा अब सुनो, अब मेरी बात सुनो एक चीज और गौर से। अब जैसे अगर मान लो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे अलग से लिखूं, ठीक है, इस वाले को, ही चूज टू बॉल फर्स्ट, उसने पहले बॉलिंग चुनी, बिल्कुल सही है, आप इसको भूल जाओ। सपोज करो कि ये कोई सेंटेंस ही नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन जब हमने पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो हम सेंटेंस को कुछ यूं पढ़ पा रहे हैं कि द कोच एडवाइज्ड, ठीक है, कोच ने एडवाइस किया, ठीक है, कि किसको एडवाइस किया? कैप्टन को एडवाइस किया, क्या? वो पहले 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 बॉलिंग करना चुने। अब देखो उसने, कोच ने कैप्टन को एडवाइस तो कर दिया, ठीक है। अब ये कैसा एडवाइस है? आपने कहा सर ये इनडायरेक्ट एडवाइस है, डायरेक्ट एडवाइस नहीं है भाई। अब वो चुनेगा या नहीं चुनेगा वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा एडवाइस है? इनडायरेक्ट एडवाइस है। इनडायरेक्ट एडवाइस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म बनेगी चूज। और मैंने बताया है आप सभी लोगों को कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है। तो यहाँ पे भी देखिए केस की रिक्वायरमेंट, ये इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट था, यहाँ ये इनडायरेक्ट ऑर्डर या रिक्वेस्ट था, यहाँ इनडायरेक्ट डिमांड था, यहाँ इनडायरेक्ट एडवाइस है, तो इस वजह से चूज हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इंसिस्टेड, मेंबर्स में से ज्यादातर लोगों ने जिद किया, क्या? कि मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, मीटिंग को क्या होना चाहिए? पोस्टपोन होना चाहिए। अब अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये सही है या गलत है? अब अगर मैं सिर्फ अगर इतना लिखता, सोच के देखिए, सिर्फ इतना लिखता तब तो ये सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, कोई इसको गलत नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने इतनी बात तो लिखी नहीं। वहां पे मेंबर्स में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया? आपने कहा इंसिस्ट किया, एक तरीके से जिद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ये कैसा डिमांड है? ये डायरेक्टली इसको मीटिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकते, इनके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं है। ये इंसिस्ट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि ये इनडायरेक्ट डिमांड है इनकी, ठीक है, मीटिंग पोस्टपोन होनी चाहिए। तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बनेगा। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? बी। हैज बीन नहीं होगा, यहां बी हो जाएगा, बी पोस्टपोन्ड। समझ गए? अब बता दो मुझे एक बार, सभी लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, 100% क्लियर है ना? 100% क्लैरिटी है, समझ में आ रही है बातें? क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब यह है कि ना तो मैं कोटा पूर्ति करूं ना आप कोटा पूर्ति करो, ना मेरा ये काम रहे मैंने समझा दिया, ना आपका ये काम रहे कि भैया बस हमने समझ लिया। ठीक है, अब क्लियर है सबको? अब एक बात मेरी और सुनना, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, इसको सम अप कर दूंगा मैं। अब इतना देखो माथा पच्ची तुमने कर लिया, अब जैसे मैं बोलूंगा बच्चों को तुरंत समझ आ। हम एक काम करते हैं, हम इन चीजों को मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक बार में आपके दिमाग में देखो सब कुछ बैठने वाला है सिंपल तरीके से। एक बार हमने पूरी माथा पच्ची करके हमने सारी बातों को समझ लिया। अच्छा, हमें दो बातें ध्यान में क्या रखनी है कि हमें ये रखनी है कि भाई जो हमारे इज एम आर वाजवर होते हैं ये फैक्ट बताते हैं, ये जो हमारी बी होती है ये हमारी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बताती है। ठीक है, अच्छा अब जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसकी जगह बी क्यों किया? क्योंकि हमने कहा कि भाई यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है केस की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसे उपस्थित होना चाहिए, है ना, ऐसा केस का रिक्वायरमेंट है। अब वो उपस्थित होगा कि नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते। अगर मैं इसी बात को अलग से लिखता ही इज प्रेजेंट तो ये तो फैक्ट होता कि वो उपस्थित है। लेकिन हम जब यहाँ रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट के लिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बी,
यहाँ पे हमने कहा द मैन आस्क्ड हिज सन, उसने अपने लड़के से पूछा कि बस से जाओ। तो जैसा कि हमने कहा यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट जो है ऑर्डर भी कह सकते हो या रिक्वेस्ट, जो भी आप कह लो। तो जब इनडायरेक्ट ऑर्डर या रिक्वेस्ट हम करते हैं तो उसके लिए गो लगता है, बिल्कुल सही है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। यहाँ पे हमने देखा कि क्या था, इनडायरेक्ट डिमांड था कि भाई उन लोगों ने डिमांड किया कि करेक्ट ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए। डायरेक्ट तो डिमांड मतलब डायरेक्ट तो सस्पेंड कर नहीं सकते थे वो लोग, इसलिए उन लोगों ने डिमांड किया। तो इस वजह से हमने क्या लगा दिया था, बी। अब यहाँ पे देखिए कोच ने एडवाइस किया, तो ये कैसा एडवाइस है, इनडायरेक्ट एडवाइस है ना। तो अगर इनडायरेक्ट एडवाइस है तो इस वजह से सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म चूज। और दूसरी चीज यहाँ मोस्ट ऑफ द मेंबर इंसिस्टेड, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट डिमांड है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हैज बीन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। अब बच्चा सोच रहा होगा कि बी 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 लिख रहे हैं, यहाँ चूज क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई देखो जहां हमारे पास इज एम आर या बीन आएगा उसको रिप्लेस करके हम बी, देखो इज था बी, वाज था बी, हैज बीन था बी। अब ये खुद ही अपना वर्ब का फॉर्म पहले से ले रखा था और इसका वर्ब की पहली फॉर्म हम चूज बना सकते हैं, तो इस वजह से बी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, डन। हाँ, अब अंकुर कह रहा है कि सर थोड़ा डाउट है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच से काफी सिमिलर है। ये तेरा सही क्वेश्चन हुआ, नहीं तो अभी बकलोलों की तरह क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वायस में कैसे चेंज होगा। अबे पहले ये तो सीख ले, वायस बाद में देख लेंगे, वायस पढ़ाऊंगा अभी। हाँ, अब ये लड़के ने जो पूछा कि सर ये इनडायरेक्ट स्पीच से काफी सिमिलर है, मुन्ना सुन, इनडायरेक्ट स्पीच से घंटा से मिलर है ये। अब एक बात बता, यहाँ पे ये अगर हम बना रहे हैं तो यूजुअली हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर लिखते, पहली बात, ठीक है। हमने इफ या वेदर तो लिखा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, हमने जो दैट लिखा भी है तो उसमें भी देखो जरा ध्यान से हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिमांड की, हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की, हम बात कर रहे हैं नेसेसिटी की। ये वर्ब्स देख रहे हो, बस इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो जिससे तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। क्लियर है। एक टाइप के देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब आप कहोगे सर अगर इसको आसान तरीके से लगाना था तो कैसे लगा सकते थे, ऐसे जैसे यहाँ पे हमने इंसिस्ट देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, एडवाइस देखा, इंसिस्ट देखा, एडवाइस देखा, डिमांड देखा, आस्क देखा, रिक्वायरमेंट देखा। तो इस वजह से हमने क्या लगा दिया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो ऐसे भी देख सकते थे, ठीक है। फैक्ट वाले एग्जाम्पल क्वेश्चंस कैसे दे देगा, फैक्ट तो यही है ना, सबको निकाल ले। ही इज प्रेजेंट, ये फैक्ट है। ही गोज देयर बाई बस, ये फैक्ट हो जाएगा। द करप्ट ऑफिसर वाज सस्पेंडेड, ये फैक्ट हो जाएगा। ही चूज टू बॉल फर्स्ट, ये हो जाएगा। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि ये जो लेडी है उसने लॉर्ड बुद्धा से प्रे किया कि उसका जो लड़का है उसकी जिंदगी वापस आ जाए, वो बच जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये जो लेडी है डायरेक्टली अपने लड़के की जिंदगी को रिस्टोर कर सकती है? आपने कहा नहीं। तो ये कर क्या रही है, ये लॉर्ड बुद्धा से प्रे कर रही है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट प्रेयर है, यानी भैया आप इनसे किया जा रहा है कि वो उसको बचा लें। तो वाज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे देखिए, आई रिक्वेस्टेड दिस पीपल दैट, मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि दे केप्ट टू द लेफ्ट ऑन द रोड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे केप्ट लिखा हुआ है, बताओ, दे कीप, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बनेगा ना, क्योंकि उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। अब वो लोग भैया करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। आई रिक्वेस्टेड दिस पीपल दैट दे कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड। ठीक, अगला देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखो। वी सजेस्टेड टू द बॉय दैट ही वेस्ट हिज टाइम। कोई भी कर सकता है क्या इसे, कोई भी करके बताओ मुझे। डोंट होगा, डजेंट होगा, डिडंट होगा या नॉट होगा? एनीवन? डी? चलो अच्छा, रीजन, चलो आंसर तो सबका सही है, नॉट होगा। लेकिन किसी के पास इसका रीजन है, इसका लॉजिक है क्यों हमने नॉट किया, मैं बताता हूं। देखो, ये जो डोंट होता है या फिर डिडंट होता है,
या डजेंट होता है, इनका प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी टेंस को फॉर्म करते हैं, टेंस बनाने के लिए। लेकिन ये टेंस है ही नहीं है, ये तो मूड है। कैसे पता ये मूड है? कैसे कि हम लोगों ने लड़कों को सजेस्ट किया था कि ही नॉट वेस्ट हिज टाइम, अपने समय को वेस्ट ना करें। मेरा काम है सजेस्ट करने का, ठीक है, मेरा काम है आपको सही राह दिखाने का। अब उस राह पे चलना या ना चलना आपके ऊपर है। आ रही है बात समझ में? मैं हाथ पकड़ के नहीं चला सकता या कोई नहीं चलाता, तो वो चलना तो आपको है, मेरा काम है सजेस्ट करने का। तो ये इनडायरेक्ट सजेशन है। अगर एग्जैक्टली इनडायरेक्ट सजेशन है, अगर इनडायरेक्ट सजेशन है तो ये मूड बनेगा। और मूड में डिडंट, डजेंट, डोंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो टेंस बनाने के लिए यूज होता है। हम तो मूड बना रहे हैं, तो मूड बना रहे हैं तो नॉट, डू, डज, डिड का यूज नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे इसको देखो, द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही, अच्छा ये तो अभी करा चुका हूं, ये देखिए पीछे ही कराया था। ये गो देयर बाय बस, एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, गेव, वेंट, गोज, तो क्या हो जाएगा? गो। ठीक है, अब आते हैं भाई दूसरे पे। अच्छा, दूसरे को करना बड़ा आसान है, जो इसका टाइप 2 है ना, बात उसी तरीके से है, लेकिन इसमें कुछ फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे इट इज इम्परेटिव, ठीक है, इट इज मैंडेटरी, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ऑर्डर्ड, इट इज एडवाइज्ड, इट इज नेसेसरी। तो ये कुछ फ्रेजेस जहां आपको दिख जाए तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बना लेना। ठीक, जैसे देखिए, इट इज इम्परेटिव कह रहा है कि ये जरूरी है, इम्परेटिव मतलब मैंडेटरी है। दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, अगर हमें रटना नहीं है कि भाई अगर हमने रट्टा मार लिया, अच्छा ये आ गया, ये आ गया, तो हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बनाना। मैं कह रहा अगर नहीं रटना है, हमको समझना है, तो समझो ऐसे। कह रहा ये जरूरी है कि आप अपने पासपोर्ट कैरी योर फोटो, ठीक है, तो ये जरूरी है। अब आप कैरी करते हो नहीं करते, ये आपके ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड में ये लिख के आया कि आप 2 फोटो कैरी करें अपने साथ में, इसकी जरूरत है, ये मैंडेटरी है। अब आप नहीं कर रहे हो या करोगे, ये तो आपके ऊपर है। वो जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर कि आपका हाथ पकड़ के वो जाएगा 2 फोटो लेके आपके साथ आएगा एग्जामिनर, नहीं, वो तो रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है, करना ना करना आपके ऊपर है। तो आप कहोगे सर यहाँ कैरीज नहीं होगा, यहाँ कैरी, क्योंकि जब हम मूड बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। तो इट इज इंपरेटिव दैट पासपोर्ट कैरी योर फोटो। अगर मैं वहीं पे इट इज इंपरेटिव ना लिखा रहा है, इट इज इंपरेटिव दैट ना लिखा रहा है, सिर्फ इतना मैं लिखूं, द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, लो अब सही हो गया। ठीक है, सारी कहानी बदल कहां जा रही है? ये जो लिख रहा है उसी से सारा कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है ना, इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो गया। जैसे इट इज ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर दिया गया, तो ये कैसा ऑर्डर है? आपने कहा इनडायरेक्ट ऑर्डर है भाई। अगर इनडायरेक्ट ऑर्डर है तो नो वन लीव, ठीक है, यहां पे क्या था आपका? इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट था, करना करना आपके ऊपर है। इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यहां रिक्वायरमेंट है, तो एवरी स्टूडेंट टेक्स नहीं होगा, टेक होगा। इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरी स्टूडेंट टेक द टेस्ट एवरी वीक, ठीक है। अच्छा जी, ये था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के 2 टाइप जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आएंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड पे। ये थोड़ा सा इजी है समझना, इसको आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। अब पहले इस पर बढ़ने से पहले तो जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या 90% तक भी आप लोग इस बात को समझ पाए? 1-2 बार रिवाइज करोगे, खुद से पढ़ोगे, थोड़ा फोकस लगाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा 100%। कभी कभी कुछ ऐसा टॉपिक होता है जब आप पहली बार पढ़ते हो तो वो पल्ले पड़ती नहीं है, लेकिन 1-2 बार के बाद वो समझ में आने लगता है। तो बताओ मुझे एक बार सारे बच्चे, बहुत हद तक क्लियर है ना? क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक को जो आपने कभी नहीं सुना शायद समझा था, उसको मैंने बहुत सरल करके यानी बहुत आसान करके पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, समझ गए भाई? चल अब आगे देखो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड तो बच्चा समझ गया। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में उसको समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट की, इन सब चीज़ों की हमारी बात होती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले
ये सारे क्वेश्चन जो है करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछ लेता हूं यहां पे। अब शायद तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा ये बताओ मुझे सभी लोग, जो हम लोग ये लिखते हैं गॉड सेव्स आर किंग, ठीक है, या हम ये लिखें गॉड ब्लेसेस यू। अब तुम्हें ये बात शायद मुझे समझाने की खुद पर्सनली जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं। आप कहोगे सर आज तक हमने ये पढ़ा ही नहीं है। हम पढ़ते हैं कि गॉड सेव आर किंग, हम पढ़ते हैं गॉड ब्लेसेस यू नहीं, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये आवाज कैसी आ रही है? एक सेकेंड रुकिएगा, आप इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, देखो अब जैसे ये दो चीजें लिखी है ना, गॉड सेव्स आर किंग, गॉड ब्लेसेस यू, तो हम लोग हमेशा से क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या आपने कभी ये सोचा यार भगवान तो एक ही होता है, ये गॉड, ठीक है, ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ तो लगना क्या चाहिए? वर्ब में एस या यस लगना चाहिए, लेकिन हमने तो ये काम किया ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? पता है क्यों? जब आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोलते हो ना, समझना ये ना तो गॉड आपको ब्लेस करे, ठीक है, ये अरे यार देखिएगा अभी थोड़ा सा बफरिंग हो रहा था, अभी सही हो गया होगा। अरे ये फिर से बफरिंग हो रहा है, अभी सही है क्या? बफरिंग हो रहा है क्या? आप लोगों को बफरिंग हो रहा है? एक बार बताना। ये क्या? अभी सही है क्या? बफर अभी सही है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। डन 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 डन, ठीक है देखो। अरे अभी सही हो गया, अभी सही हो गया, बफरिंग नहीं हो रहा। अभी सही है, ठीक है, ऑल ओके नाउ। ठीक, देख भाई मैं क्या बता रहा था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। मैं क्या कह रहा था, जैसे हम लोग कभी ये नहीं बोलते गॉड सेव्स आवर किंग, हम कभी नहीं बोलते गॉड ब्लेसेस यू, आपने भी कभी नहीं बोला होगा। आपने हमेशा से क्या चीज बोला होगा कि गॉड ब्लेस यू बोला होगा, आपने गॉड सेव आर किंग बोला होगा, या गॉड सेव यू आपने बोला होगा। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई नहीं कि यार अगर सर गॉड की हम लोग बात कर रहे हैं तो गॉड तो हमारा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वर्ब तो सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ ब्लेस और सेव क्यों लिखा? रीजन यही है क्योंकि जब हम किसी को गॉड ब्लेस यू बोलते हैं तो हम ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं बोलते हैं, ये कोई अनरियलिस्टिक चीज नहीं बोलते हैं, ये ना तो अनरियलिटी है ना तो इमेजिनेशन है। ये एक्चुअली में इंसान की एक इच्छा होती है, डिजायर। जैसे आप मुझसे बोलते हो सर मैं जो है जिंदगी में सफल होना चाहता हूँ, मार्गदर्शन दीजिए, तो मैं जैसे बोलता हूँ गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू मतलब एक तरीके से मैं आपको ब्लेस नहीं कर रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में बात हो रही है कि गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये एक तरीके का डिजायर है, ये कोई इमेजिनेशन या रियलिटी तो है नहीं, ये तो डिजायर है, इसलिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बनता है गॉड ब्लेस यू। उसी तरीके से मैं आपको थोड़ी बचा रहा हूं, भगवान बचा रहा है, तो गॉड सेव आवर किंग। तो आज मुझे लग रहा है कि ये क्लियर आपको हो गया होगा कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू क्यों बोला जाता है, ठीक है। ये दो चीजें भी ध्यान रखिएगा, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, राइट। और अगर यहाँ पे लिखना हो तो ये इसका ये लिख लीजिए कि ये इनडायरेक्ट प्रेयर होता है एक्चुअली में। जब आप किसी को बोलते हो ना गॉड सेव यू, इनडायरेक्ट प्रेयर के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब सुनना, अब आते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड पे। देखो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन ये है कि ये भी हमारी वर्ब की फॉर्म ही होती है, और ये एक्सप्रेस क्या करती है? ये अनरियलिटी, इमेजिनेशन और इम्प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी मैं बता रहा हूं, जहां पे आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है, वहां पे हम सब्जेक्ट पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मूड को हम ज्यादा
उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे। अगर हम कल्पना की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो इमेजिनेशन के लिए हम यूज करते क्या है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड में हम दो तरह का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सोच रहे होगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ये जो स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हैं। अगर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, वर्तमान समय में जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम पास्ट की इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा कोई चीज जो पास्ट में काल्पनिक हो या कल्पना करें, तो सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अभी मैं वर्तमान में किसी चीज को कल्पना करूं, जैसे आई विश आई हैव अ कार। अब जरा ध्यान से इस सेंटेंस को देखना भाई, यहां पे लिखा है आई विश आई हैव अ कार। अब ये सब्जेक्ट है, आपने कहा बिल्कुल सही, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, आपने कहा बिल्कुल सही। लेकिन इसको ऐसे ना देख के अगर मैं ये देखूं कि आई विश से हम क्या समझ पा रहे हैं, इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन किया जा रहा है, और ये इमेजिनेशन किसमें है, आपने कहा ये इमेजिनेशन प्रेजेंट में है। कैसे पता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म कहां जाएगी, प्रेजेंट में। ये विश कर रहे हैं, विश मतलब होता है आई विश, इच्छा रखना, मेरी ऐसी कामना है। तो ये जो इमेजिनेशन है वो प्रेजेंट का, जब हम प्रेजेंट में किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। पीछे बताया था कि सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर यही विश नहीं होता, तो अगर हमने ये लिख दिया आई हैव अ कार, अब तो ये फैक्ट बन गया। अगर आप किसी को बोलोगे आई हैव अ कार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फैक्ट है, आपके पास एक कार है, आप सच में आपके पास एक कार है, ये बोलोगे तो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो ना कि आई विश आई हैव अ कार, जब आपने विश कर दिया, मेरी ऐसी कामना है कि मेरे पास एक कार हो, इसका मतलब बट आई डोंट हैव, मतलब मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है तभी तो हम कल्पना कर रहे हैं, और जब हम कल्पना कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट में कल्पना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हम तभी बोलते हैं जब हमारे पास नहीं होता है, और जब जो चीज हमारे पास नहीं होती है उसी की हम क्या करते हैं, कल्पना कर लें। यही बात समझ में। और अगर ये बोल दोगे तो भाई जाहिर सी बात है, समझ में आ जाएगा हमको कि यार ये तो फैक्ट है। अच्छा, अब कल्पना करने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं वो जान लीजिए। जैसे हमने इफ लिखा तो एक तरीके से हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं, एज इफ लिखा तो इमेजिन कर रहे हैं, एज दो लिखा तो इमेजिन कर रहे हैं, आई विश लिखा तो इमेजिन कर रहे हैं, वुड रेदर लिखा तो इमेजिन कर रहे हैं। ठीक, अब सारी पॉसिबिलिटीज समझिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई विश आई हैव अ कार, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पे आई विश लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, आपने जस्ट बताया, यहाँ पे हैड लिख लीजिए, यहाँ पे अ लिख लीजिए, आई हैड अ कार हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही वाज अ लायन, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं ही वाज अ लायन, ठीक है, तो ये चलो एक बार को अपने आप में ये बात क्या सही हो सकती है। अच्छा ये वाला बताना, ही वाज अ लायन क्या सही है, ये सारे बच्चे बताइएगा, क्या ही वाज अ लायन जो लिखा गया है वो सही है। आंसर देना एक बार सभी लोग। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर मैं ही वाज अ लायन लिखता हूं या मैं ही इज अ लायन लिखता हूं, क्या दोनों में से कोई भी सही है। आप कहोगे सर देखो दोनों नहीं सही है, कारण क्या है, आप कह रहे हो कि वह एक ही क्या है, एक पर्सन है,
अच्छा एक बात बताइए, कोई भी एक पर्सन कभी शेर हो सकता है? आपने कहा नहीं हो सकता। ये फैक्ट कभी बन सकता है? नहीं। आप ये जरूर लिख दोगे यहां पे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये बिल्कुल फैक्ट है, मेरे पास एक कार है। लेकिन अगर आप इसको फैक्ट बनाने की कोशिश करो, इफ हटा के कि सर अगर मैं लिख दूं ही वाज अ लायन, वह एक शेर था, गलत है। कोई आदमी कभी शेर हो ही नहीं, ना पास्ट में कभी हो सकता है, ना प्रेजेंट में, ना कभी भविष्य में, कभी नहीं। ये गलत है। हम इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिन करेंगे तो इमेजिन करने के लिए सेकंड फॉर्म लगेगी, और सेकंड फॉर्म में वर लगाना पड़ेगा। इफ ही वर अ लॉयन, तब जाकर के ये सही हो पाएगा। ठीक, अगला देखिए, आई विश यू वर हियर। अब तीसरे में देखिए आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। मैं ऐसे, मेरे ऐसे इच्छा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, प्रेजेंट में हम इमेजिन कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो एरर। अब जरा इसको देखिएगा, चौथे को, ठीक है, लिखा है ही टॉक्स एज इफ ही ओन्स द होल वर्ल्ड। अब जैसा कि हमें एक चीज ये पता चल गया कि एज इफ जो ये लिखा है, इससे हमें ये समझ में आ गया कि यहां पे क्या हो रहा है। आपने कहा ये इमेजिनेशन किया जा रहा है। अच्छा, ये इमेजिनेशन किस में है? आपने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट में है। अगर हम किसी चीज को इमेजिन प्रेजेंट में करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। ओन्स की जगह क्या हो जाएगा? आपने कहा ओन्ड हो जाएगा। ही ओन्ड द होल वर्ल्ड। समझ गए? ही ओन्ड द होल वर्ल्ड। अब इसी चीज को आगे जरा देखिएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ही एक्ट्स। अच्छा एक एग्जाम्पल और दे दूं क्या? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे इसी को मैंने ऐसे लिखा, ही टॉक्ड एज इफ ही ओन्ड द होल वर्ल्ड। अब बताइए इसमें क्या गलती है या ये सही है? आप कहोगे सर देखो, सबसे पहले तो ये देख लो एज इफ क्या बता रहा है। आपने कहा एज इफ यहां पे बता रहा है इमेजिनेशन, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा ये इमेजिनेशन जो है वो किस में है? आपने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट में है। अगर ये इमेजिनेशन पास्ट में है तो इधर भी क्या होगा? आपने कहा पास्ट परफेक्ट हैड, क्योंकि मैंने ये बात आपको पीछे ही बता दी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इमेजिनेशन पास्ट की है तो सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां इमेजिनेशन किसकी थी? प्रेजेंट की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां इमेजिनेशन किसकी है? आपने कहा पास्ट की, तो सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ओन्ड हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा। अब इसमें दो तीन बातें आपको बतानी है, जैसे ही एक्ट्स एज इफ ही इज या वर मैड। ठीक, देखो सबसे पहले आप ये देखोगे एज इफ यहां पे लिखा हुआ है, आपने कहा हाँ जी। एज इफ क्या बता रहा है? मैंने कहा इमेजिनेशन बता रहा है। आपने कहा ये इमेजिनेशन किस में है? मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट में है। अगर कोई भी इमेजिनेशन अगर प्रेजेंट में होती है तो किस में आएगा? सेकेंड फॉर्म इज हटा दीजिए और लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सुनना भाई, आंसर तो यही होगा, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग चाहते हो, कमेंट करो, मैं आपको ये भी पढ़ा देता हूं अभी लगे हाथ, जिससे मान लीजिए आपको पूरी जानकारी हो। भले एग्जामिनेशन वाला चीज आप पढ़ चुके हो कि यहाँ पे वर होगा, लेकिन जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप जानना चाहते हो एग्जामिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ करके, अगर सीखना चाहते हो तो एक बार कमेंट करो, तो मैं ये भी आपको बता ही देता हूं लगे हाथ। चाहिए? चलो अब सुनो भाई, अब मान लो यहां पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ही एक्ट्स एज इफ ही इज मैड। मैंने एक और लिखा, ही एक्ट्स एज इफ ही वर मैड। मैंने एक और लिखा, ही एक्ट्स एज इफ बिकॉज ही इज मैड। ठीक है, देखो अब अगर मैं किसी से बोलूं कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो मैं आपसे कहूंगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही है।
ठीक है। कैसे आप कहोगे सर अगर तीनों सही है तो फिर तीनों में क्या डिफरेंस है, क्यों आपने तीनों को सही कह दिया? जैसे मान लीजिए वह ऐसे एक्ट करता है कि जैसे वो पागल हो। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक आदमी बना दिया, ये एक आदमी है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे कुछ लोग खड़े हैं, मान लीजिए 3-4 लोग यहां पे खड़े हैं, ठीक है, और वो इस आदमी को देख रहे हैं। अब इसमें से एक ने बोला यार वो ऐसे एक्ट करता है ना जैसे कि पागल हो। अगर आपको बतानी है अनरियलिटी, कि सिर्फ आप कल्पना करो, जैसे आप इस आदमी के बारे में तो जानते हो ही नहीं, यार कोई अजनबी है, हमें क्या पता, लेकिन हम आपस में यहां बात कर रहे हैं, वह ऐसे एक्ट करता है कि जैसे कि पागल हो। तो मतलब अगर हमें अनरियलिटी बतानी है तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? आपने कहा वर लगा देंगे। अच्छा, मान लीजिए आप ये कहना चाहते हो कि यार हो सकता है, जैसा अगर आप पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो, आपने अगर अनरियलिटी बताने की कोशिश करी तो अनरियलिटी के लिए तो वर लगा दिया आपने, लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि हो सकता है कि पागल ही हो ऐसे का हरकतें कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको क्या लगाना पड़ जाएगा? यहां पे इज लगाना पड़ जाएगा। अगर आप ये बोलोगे ना तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ये भी सही, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पागल हो, अगर आप ये बताना चाहते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए इसमें से कोई एक है जो इसको पर्सनली जानता हो, ठीक है, कि उसने कहा अरे यार वो मेरे घर के बगल में ही है, मतलब वो उधर वहीं रहता है, ये सच में पागल है, ये मुझे पता है। तो रियलिटी, अगर किसी को रियलिटी बतानी हो तो रियलिटी बताने के लिए हम क्या करेंगे? आपने कहा बिकॉज लगा देंगे। जैसे एज इफ हटा के हमने बिकॉज लगाया और यहां इज लगाया, अब ये रियलिटी हो जाएगा। वो ऐसे एक्ट करता है क्योंकि वह पागल है, मतलब ये रियलिटी है कि हाँ यार ये आदमी पागल है इसीलिए इस तरीके से एक्ट करता है। वर लगाओगे तो अनरियलिटी हो जाएगी, अगर इज लगाओगे एज इफ के साथ तो पॉसिबिलिटी, तो एज इफ के साथ इज पॉसिबिलिटी, एज इफ के साथ वर अनरियलिटी, बिकॉज के साथ इज रियलिटी। समझ गए? तो यही इसके पीछे का लॉजिक था, है ना। तीनों बातें ध्यान रखना, एग्जाम वाली चीज भी, बाकी तीनों। जैसे इसी को देखो, अब इसमें लेकिन आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। ये एज इफ क्या है? आपने कहा एज इफ बता रही है इमेजिनेशन, और ये जो इमेजिनेशन बताई जा रही है किस में बताई जा रही है? आपने कहा इमेजिनेशन बताई जा रही है प्रेजेंट में। तो बच्चों को पता होता है भाई प्रेजेंट में अगर इमेजिनेशन है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दो, वर, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अब लड़कों के दिमाग में पता है एक बात आ सकती है, वो बात क्या आ सकती है? किसी को लग रहा है क्या आ सकता है? वो बात क्या हो सकता है? मैं बताता हूं। अब जैसे आपने सोचा सर यहां पे जैसे हम बनाए, क्या यहां भी ऐसे बनाया जा सकता है? यहां नहीं बना सकता। पता है क्यों? क्योंकि आपने यहां क्या वर्ब मेंशन किया हुआ है? यहां पे आपने प्रिटेंड मेंशन किया। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड करने का मतलब होता है किसी चीज का दिखावा करना। जो चीज हम दिखावा करते हैं क्या वो रियलिटी होती है या अनरियलिटी होती है? आपने कहा दिखावा करना हमेशा अनरियलिटी होता है, वो रियलिटी हो ही नहीं सकती। तो जहां पे दिखावा करना ही हमने लिख दिया तो भाई ये, अब ये मत सोचना कि जैसे जय सर ने यहाँ पे एज इफ के साथ इज लगा दिया तो पॉसिबिलिटी हो गया, तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसकी पत्नी हो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी। पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि आपने यहाँ प्रिटेंड लिख दिया। प्रिटेंड मतलब ही दिखावा करना होता है, ये अनरियलिटी ही बनेगी हर हाल में। यहां सिर्फ हम वर बना पाएंगे और कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। प्रिटेंड के साथ सिर्फ वर बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। जैसे देखो, और इस वाले में हम चाहे ये लगाएं तो भी सही, ये लगाएं तो भी सही, बस चीजें बदल जाएंगी, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। इज लगा देते तो पॉसिबिलिटी हो जाएगा, पागल हो सकता है, वर लगा देंगे अनरियलिटी हो जाएगा, बिकॉज के साथ इज लगा देंगे तब तो रियलिटी हो जाएगी, पागल ही है। लेकिन यहां नहीं। जैसे ये देखिए, सी इज कॉल्ड हिम, वह उसको ऐसे डांटती है एज दो जैसे कि सी इज या वर हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी हो। अब अच्छा भाई एक चीज बताओ ना, वह एक आदमी ये है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए खड़ा है, एक लड़की है, मान लो यहां पे खड़ी है। अब कुछ यहां पे नमूने हैं जिनको कोई काम नहीं, इन दोनों को देख रहे हैं, आप ऐसे मान लो,
ठीक। अब जैसे अब यहाँ पे आपस में ये लोग बात कर रहे हैं, वह उसको ऐसे डांटती है जैसे उसकी पत्नी हो। अच्छा, अब मान लीजिए 3 पॉसिबिलिटी यहां से निकल सकती है। पहला निकल सकता है यहाँ पे कि ये हो सकता है अनरियलिटी हो, ठीक है, वो उसकी पत्नी ना हो। दूसरा निकल सकता है पॉसिबिलिटी, यार हो सकता है यार उसकी पत्नी ही हो, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा है, उसका पड़ोसी है और उसको पता है यार वो दोनों शादीशुदा हैं, तो रियलिटी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखो जरा, जैसे मैंने ये चीजें बताई तो वह उसको ऐसे डांटती है एज दो सी वर हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी हो, ठीक है। अब यहां पे वर लगा देंगे तो ये अनरियलिटी बन जाएगी, और अगर इस लगा देंगे तो मे भी हो सकता है भाई उसकी पत्नी हो, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर आपको रियलिटी बतानी है कि नहीं उसकी पत्नी ही है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, सी इज कॉल्ड सिम बिकॉज, वह उसको ऐसे डांटती है क्योंकि भैया वो सही में उसकी पत्नी है, सी इज हिज वाइफ, तो ये ऐसे सही हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर ये सब क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनेशन में बस ये करिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूं, है ना, कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि हाँ वह उसको ऐसे डांटती, हो सकता है यार उसकी पत्नी हो तभी डांट रही हो, नहीं तो इतना हक के साथ कौन डांटता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए एज दो के साथ इज लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर अनरियलिटी है तो एज दो के साथ वर लगाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें रियलिटी बतानी है तो फिर तो एज दो हटा के बिकॉज लगाओ और इज लगाओ, रियलिटी बन जाएगी। अगला देखो, सी इज कॉल्ड मी, इसको बताना जरा, 8वां, एज दो सी इज या वर माई वाइफ, इसमें भी क्या हम सारे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? इस वाले में बताओ क्या हम सारी चीजें बना सकते हैं, अनरियलिटी पॉसिबिलिटी सब हो सकता है? इसको बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों को समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ वर आएगा। पक्का? चल अच्छा, देखो मुझे पता है कि तुम लोग, कोई नहीं बता पाया, कोई देखो कोई रीजन ही नहीं दे रहा है मुझे। देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर ही होगा। ये जो बच्चा है अंकुर, उसने सही बोला कि यहाँ सिर्फ वर होगा। रीजन पता है तुम लोगों को? यहाँ तो हम कुछ भी कह सकते थे, यहाँ इज लगा के पॉसिबिलिटी बना सकते थे, वर लगा के अनरियलिटी बना सकते थे, लेकिन यहाँ हम वर लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा वह मुझे ऐसे डांटती है कि जैसे वो मेरी पत्नी हो, ठीक है, लेकिन वो है नहीं भाई, मुझे ऐसे डांटती है। अगर तुम यहाँ इज लगा के पॉसिबिलिटी बनाओगे तो यार देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो मेरी पत्नी है या तो नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि हो सकता है ये भाई, कभी कोई अपनी पत्नी को ये बोलेगा कि हो सकता है यार मेरी पत्नी हो? देखो पत्नी में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो पत्नी नहीं हो, या तो अगर पत्नी होगी तो तुम ऐसे बोलोगे, सी इज कॉल्ड मी बिकॉज सी इज माई वाइफ। अब ये रियलिटी हो गया कि वह मुझे डांटती है क्योंकि मेरी पत्नी है, यार तो पत्नियां तो डांटती, ठीक है। तो हम अपनी पत्नी के मामले में या तो ये हो सकता है कि वो मेरी पत्नी है, या तो ये हो सकता है मेरी पत्नी नहीं है, इसका कोई सीन नहीं है भाई। हाँ दूसरे लोग हूं, सी है और हिम है, तो हम दूसरे को कह सकते हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपनी को थोड़ी बताएंगे कि हाँ हो सकती है मेरी पत्नी हो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब जैसे यहां पे देखो, आई विश यू टेल हिम द ट्रुथ, ये देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, प्रेजेंट के इमेजिनेशन में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, टोल्ड हो जाएगा। यहां जरा देखिएगा, आई विश यू टोल्ड हिम द ट्रुथ यस्टरडे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर कभी कभी फंसा सकता है। लड़का सिर्फ अगर इतना देखेगा, अरे यार ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है, इमेजिनेशन है प्रेजेंट की,
प्रेजेंट की नहीं है। यहाँ देखिए यस्टरडे टाइम मेंशन है, जो कि टाइम किसका है, पास्ट का। तो ये पास्ट का इमेजिनेशन है। तो पास्ट का इमेजिनेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विश यू टोल्ड हिम द ट्रूथ, नीचे में हो जाएगा आई विश यू हैड टोल्ड हिम द ट्रूथ यस्टरडे। यहाँ देखिए ही बिहेव्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे एज इफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पास्ट में है, पास्ट में है तो वाज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड बीन। ठीक है, यहाँ पे वर्ब भी नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात। हैड बीन लगा लीजिए, बट ही वाज नॉट, उसने ऐसे बिहेव किया कि जैसे कि वह बीमार हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और हो सकता है, खैर ये तो हैड बीन आप लगा दोगे तो हैड बीन क्या बता देगा, ये तो बिल्कुल सही है, अनरियलिटी बता देगा। लेकिन अगर आप वाज लगाओगे ना तो वाज लग सकता है, ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, तो वह ऐसे बिहेव किया कि जैसे कि वो बीमार हो, लेकिन वो बीमार है नहीं। ठीक है, बट ही वाज नॉट, लेकिन वो बीमार था नहीं, बट ही वाज नॉट। उसने बस ऐसा बिहेव किया था कि जैसे कोई बीमार हो। लेकिन अगर आपको पॉसिबिलिटी बतानी हो कि हो सकता है यार वो बीमार था, ठीक है, तो फिर वाज भी लगा सकते हो। एग्जामिनेशन में इसके साथ जाइएगा, ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। एग्जामिनेशन में किसके साथ जाइएगा, हैड बीन के साथ जाइएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, आई विज्ड ही विजिटेड दैट सिटी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पे पास्ट का इमेजिनेशन है तो ही हैड विजिटेड हो जाएगा। इफ आई हैव मनी आई शैल विजिट न्यूयॉर्क, इफ आई हैड मनी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं क्या करता, न्यूयॉर्क जाता। अच्छा कुछ चीजें यहाँ पे हैं, जरा बताना। सर 10th क्वेश्चन में आई विज्ड नहीं होगा सर, अगर हुआ बहुत कूटूंगा, समझे। यहां पे क्या नहीं होगा, 10th क्वेश्चन में आई विज्ड, ये तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो, पहले तो ये बताओ। पूछ रहे हूं, अच्छा तो क्वेश्चन मार्क दिया करना। तो जब पूछ रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन मार्क दो, तभी तो मैं समझूंगा। इतने दिन से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, पंक्चुएशन तो समझो। अब ये लड़का पूछ रहा है कि सर आई विश्ड यू टोल्ड हिम द ट्रूथ यस्टरडे। ठीक है, एक बात बताओ, करने को तो अच्छा मैं कर दूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज में तब करेक्शन किया जाता है जब गलती हो। समझना पॉइंट को, किसी चीज में तब करेक्शन करना होता है जब गलती हो। जब इसमें कोई गलती ही नहीं है तो करेक्शन क्यों करूं। कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि करेक्शन रिक्वायर्ड तब होता है जब कोई गलती हो। सेंटेंस में कोई गलती नहीं तो क्यों करेक्शन करूं। लेकिन अगर तुम्हारा मन है ये जानने का सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। समझ गए। अगला देखो, आई विश आई वाट रॉन्ग विद माई कार। देखो अब पहली बात तो ये यहाँ पे आई विश कर रहा है, ठीक है, आई विश कर रहा है तो ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी नहीं, और आई विश और वो इमेजिनेशन प्रेजेंट का है तो यहाँ पे हैड नोन भी नहीं लगेगा। ठीक, अब दो चीजें बची, या तो न्यू इज लगे या तो न्यू वाज लगे, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहाँ तो लगी जाएगी, ये हर बच्चा लगा लेगा कि आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता, व्हाट रॉन्ग विद माई कार। देखो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा टाइमलाइन से समझना, कभी कभी क्या होता है कि कोई कंडीशन जो होती है वो होती पास्ट की है, ठीक है, और जो उसका रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है प्रेजेंट का। ऐसा भी होता है कि कंडीशन पास्ट की हो और रिजल्ट कब आए, प्रेजेंट में। जैसे बहुत एग्जांपल दे सकता हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने मेहनत करी, कब, पास्ट में खूब करी, और उसका रिजल्ट कब आ रहा है, भविष्य में, यानी प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में आ रहा है। जैसे आपने मेहनत 2023 में खूब करी है, अब 2024 में उसका रिजल्ट आएगा। या मान लीजिए आपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून खूब मेहनत करी, अगस्त में सितंबर या अक्टूबर जब भी रिजल्ट आया, आपका एग्जाम निकल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कंडीशन पास्ट की होती है और प्रेजेंट में क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसे
ही इज सो सक्सेसफुल, एंड इज सो सक्सेसफुल, ही वर्कड हार्ड। अब देखो इसी सेंटेंस को पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है? ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। एक सेकेंड रुकना, यहां बिकॉज लिख दिया जाए, बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। अब देखो ना, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, तो ये जो तुम्हारा कंडीशन है या जो तुम्हारा रीजन है, कह लो कंडीशन कह लो, या जो तुम्हारा रीजन है ये कह लो, तुम्हारा कब का है? पास्ट का है। लेकिन उसका रिजल्ट देखो कब आया, ये रिजल्ट तुम्हारा कब का है? प्रेजेंट का है। वही चीज हम लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता कि व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। समझे? क्लियर हो रही है बात? ये थोड़े बहुत चीजें फंसा सकती हैं, और ये चीज में ना आपको और क्लियर हो जाएगी जब कंडीशनल कल पढ़ोगे। कंडीशनल में तो इतनी चीजें क्लियर होने वाली हैं इन सारी चीजों को लेकर के कि मतलब कोई डाउट ही नहीं रहेगा। कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप बना लोगे। जैसे ये देखो, कह रहा इफ द सन रोज बिफोर 7 AM, ये सही है? कोई बता सकता है मुझे? देखो, अगर आप इफ लगाते हो, सब्जेक्ट लगाते हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, इफ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये क्या बन जाती है? आपने कहा ये बन जाती है अनरियलिटी। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये अनरियलिटी हो सकती है क्या? इफ द सन रोज बिफोर 7 AM, अगर सूरज 7 बजे के पहले उगे, आपने कहा सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये अनरियलिटी कभी नहीं हो सकती। देखिए ठंड का जब समय होता है, मेरी बात को समझिएगा, जब ठंड का समय होता है तो ठंड के समय में सूरज कभी कभी निकलता ही नहीं है। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी निकला ही नहीं। बरसात के समय में कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी निकला ही नहीं। तो हम इसको अनरियलिटी नहीं बता सकते, हम ये पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ यार ठंडी में ऐसा संभव हो सकता है कि सूरज जो है 7 बजे के पहले ना उगे, 8 बजे 9 बजे उगे, या तो उगे ना। लेकिन हमने जो इफ लगा के सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी, ये तो हमने इसकी अनरियलिटी बता दी, और ये अनरियलिटी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी होगा। तो यहां राइजेस लिखना पड़ेगा, इफ द सन राइजेस बिफोर 7 AM, पॉसिबिलिटी। समझना भाई, और मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, ये इसरो और नासा वाली बात नहीं है कि हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं और हमें ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशन समझने जो हमें क्लियर नहीं हो रहा है। हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि अगर इफ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो ये अनरियलिटी होती है, और ये चीज कभी अनरियलिटी हो ही नहीं सकती कि अगर सूरज 7 बजे के पहले उगे। ये तो यार पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कभी ना उगे, ठीक है, बरसात में, ठंड में। लेकिन अगर ये देखो, इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट, अब हमें ये पक्का पता है कि वेस्ट में तो सूरज कभी उग ही नहीं सकता, ये तो 100% अनरियलिटी ही होगा। ठीक है, यहां पे अनरियलिटी बनाया हुआ नहीं, यहां पे तो पॉसिबिलिटी था, यहां पे 100% अनरियलिटी है। तो यहां पे राइजेस नहीं हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? रोज। इफ द सन रोज इन द वेस्ट, इफ आई एम फ्री आई विल कम, कह रहा कि अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आऊंगा। तो क्या बताओ इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कभी कभी हमको लगता है ना यार, जिस हिसाब से हमारे पास काम है तो लगता है मैं 8 बजे 9 बजे कहीं जाना है, लगता है कि मैं 8 साढ़े 8 तक फ्री हो जाऊंगा। तो वो कहता है कि इफ आई एम फ्री, अगर मैं फ्री हो जाता हूं तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि आधे 1 घंटे पहले वो अपना काम निपटा सकता है। ठीक, संभावना है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि इफ आई एम फ्री नाउ, नाउ इधर कह रहे हो, मतलब आप इधर बात कर रहे हो प्रेजेंट में, इधर कह रहे हो कि अगर मैं अभी फ्री हूं, इधर आप पॉसिबिलिटी भी बता रहे हो, इधर प्रेजेंट भी बता रहे हो। तो इससे तो ये बात 100% तय हो रही है कि आप फ्री तो नहीं हो। ठीक है, आप बस बकैती कर रहे हो। तो यहां पे हो जाएगा वर, इफ आई वर फ्री नाउ, ठीक है, आई विल कम, तो यहां पे वर लग जाएगा। इम्पॉसिबल है, अगर आप फ्री होते तो नाउ क्यों लगाते? ठीक है, अब देखो
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें कोई गलती ढूंढिएगा मत, ये सही है, ये सब्जेक्ट है। ये जो वुड रैदर होता है ये एक्चुअली में मॉडल फ्रेज होता है, एक मॉडल होती है, और ये क्या बताती है, प्रेफरेंस बताती है। प्रेफरेंस का मतलब होता है सिलेक्शन, चुनाव, चूज करना। तो कह रहा है कि आई वुड रैदर गो बाई मेट्रो, मतलब मैं मेट्रो से जाना पसंद करूंगा, ठीक है। जैसे कार जाओगे, बस से जाओगे या मेट्रो से, तो उसने कहा आई वुड रैदर गो बाई मेट्रो, तो मैं किस चीज से जाना पसंद करूंगा, मेट्रो से जाना। तो ये प्रेफरेंस का सेंस देता है, तो इसका मतलब ये होता भी है प्रेफर टू, इसका मीनिंग होता है। और ये मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, पहली फॉर्म लेती है, ठीक। अब जैसे देखिए आई वुड रैदर यू गो बाई मेट्रो। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस में जब कभी ऐसा आ जाए सब्जेक्ट आए, उसके बाद मॉडल फ्रेज दे दे, ठीक है, उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट आए, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना। कारण बता देता हूं, क्योंकि कह रहा है कि आई वुड रेदर यू गो बाय मेट्रो। यहां पे ये खुद बंदा जो स्पीकर था ये खुद मेट्रो से जाने का प्रेफरेंस ले रहा था, कि मतलब वो खुद अपने बारे में बोल रहा था कि आई वुड रेदर गो बाय मेट्रो। लेकिन यहां पे वो खुद नहीं, वो ये यू को आई वुड रेदर यू बाय मेट्रो, मतलब तुम्हें मेट्रो से जाने की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कि भाई वो जाए या ना जाए वो तो उसके ऊपर है ना, आई वुड रेदर यू वेंट बाय मेट्रो, ठीक है। अगला क्या है, आई वुड रेदर। देखो इसमें कैसे सही करेंगे, अगर आपको वुड रेदर लगाना है तो प्रेफर टू मत लगाइए, अगर आपको प्रेफर टू लगाना है तो वुड रेदर मत लगाइए। कहने का मतलब है दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इसका मतलब ही प्रेफर टू होता है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वुड रेदर है तो प्रेफर टू मत लगाइए, अगर प्रेफर टू है तो वुड रेदर मत लगाइए। आपने कहा माई टीचर इज माई कोच, बिल्कुल सही है, ये फैक्ट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने इफ जोड़ दिया, अगर मेरा टीचर मेरा कोच होता है, इसका मतलब आप इसको इमेजिन कर रहे हो, वो है नहीं, तो इमेजिन करने के लिए क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे, वर, ठीक है। टाइप टू, और ये आखिरी है। टाइप टू में ध्यान रखिएगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड के, कभी भी ये फ्रेज आ जाए, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, अगर ये फ्रेजेस आ जाते हैं तो इनके साथ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइएगा। जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, पेड। आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर। तो इट इज टाइम द किड्स वर इन बेड, इट इज हाई टाइम यू पेड दिस बिल्स। तो ये जो आज का पूरा मूड वाला कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया। बहुत सारी ट्रिकी, क्रिटिकल, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल का क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल। कंडीशनल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, और अगर मैं इसके सिंपल पैटर्न की बात करूं तो वो हर कोई लगा सकता है, लेकिन अगर इसके पैटर्न थोड़ा सा चेंज होकर के आएंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो वो हर बेसिक से लेकर के डिफिकल्ट तक के लेवल के क्वेश्चंस वो हम कल डिस्कस करेंगे, और एक ही क्लास में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे की हमारी टोटल क्लास थी, और इस 1.5 घंटे में हम लोगों ने इस पूरे को निपटा दिया, ठीक है। तो मूड हमारा हो गया भाई खत्म। इसकी अच्छी से नोट्स बना के प्रॉपरली इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम 2 चीजें करने वाले हैं, पहला क्या करेंगे, कंडीशनल खत्म करेंगे, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी मदद कर पाया हूँगा। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ नई सीखने को मिली होंगी। पूरा प्रयास किया, 100% अपना दिया ईमानदारी से। थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, 2, 4, 5, 10 बार पढ़ेंगे, आपको भी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट भाई। गुड नाइट भाई, गुड नाइट सभी को, ठीक है। हाँ मूड खत्म, मूड कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीटेड, डन।